सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जिस समय भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस हिसाब से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा को लेकर एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण तथ्य और संवैधानिक उपबंध को लेकर बात करने वाले हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के संबंध में कौन कौन से प्रोविजन या प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हिंदी भाषा महत्वपूर्ण तथ्य और संवैधानिक उपबंध। ठीक है, तो चलिए हिंदी भाषा को लेकर ऐसे ऐसे फैक्ट मैं बताऊंगा जो हो सकता है आपने पहले ना सुने हो या आपके ध्यान में ना रहा हो। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी भाषा को लेकर कि ये भाषा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो देखो, हिंदी भाषा मतलब हिंदी जो शब्द है क्या है, हिंदी भाषा में हिंदी शब्द क्या है, ये स्त्रीलिंग है। कैसे स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग इसीलिए है क्योंकि हिंदी एक भाषा को इंडिकेट कर रहा है, भाषा का सूचक है। और हिंदी का व्याकरण कहता है जितनी भी भाषा और बोलियां हैं वो सभी कहां पर मेंशन होंगी, तो वो सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत शामिल होंगी, है ना। हम कहते भी हैं तुम्हें हिंदी बोलनी नहीं आती, बोलना नहीं आता नहीं, बोलनी नहीं आती, कि मैं बहुत अच्छी हिंदी बोल लेता हूं। तो हिंदी क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो हिंदी को ध्यान रखिएगा, आप सबसे पहले किसके अंतर्गत लेना है, स्त्रीलिंग। दूसरा हम देखेंगे हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि हिंदी भाषा संस्कृत का नहीं है, हिंदी भाषा देशज भी नहीं है, हिंदी भाषा विदेशज शब्द है। और विदेशज में कौन सा? तो एक ईरान में जो लोग होते थे उनको पर्शियन कहा जाता था, और बाद में वो फारस की एक खाड़ी है तो उनको फारसी भी कहा गया। वहां जो भाषा विकसित हुई उसको फारसी कहा गया, और इसी फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। जब ये भारत में आने लगे तो इन्होंने सिंधु नदी को पार किया और स का उच्चारण ह हो गया, जिससे हिंदी हो गई। इसके ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हिंदी भाषा का नामकरण कैसे हुआ। तो फिलहाल हम यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। क्लियर है ना। तीसरा हम देखेंगे हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है। भाई आपको पता ही होगा, हिंदी भाषा कौन सी लिपि? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ है आपको पता ही होगा। बहुत प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था, ठीक है ना। उसी ब्राह्मी लिपि के बीच में कई सारे लिपियां आई, जैसे गुप्त लिपि आई, कूट लिपि आई, किलाक्षर लिपि आया, शंख लिपि आया। और ऐसी विकास करते करते ब्राह्मी लिपि से ही, है ना, किससे? तो प्राचीन ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि कौन सी है? तो भारत की प्राचीन लिपि है। साउथ इंडिया में जो प्राचीन लिपि प्रचलित थी उसको खरोष्ठी कहा गया, और नॉर्थ इंडिया में जो लिपि प्रचलित थी उसको ब्राह्मी कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को भूलना नहीं है। देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो पहला फैक्ट हमने देख लिया हिंदी भाषा में। हिंदी जो शब्द है या हिंदी भाषा शब्द किसका है? स्त्रीलिंग का है। दूसरा, हिंदी शब्द कहाँ से आया हुआ है? फारसी भाषा से आया हुआ है। हिंदी भाषा लिखा कब जाता है? तो ये लिखा किस में जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो हिंदी भाषा का विकास कब प्रारंभ होता है? तो हमने देखा था पिछले वीडियो में 1000 ईस्वी में प्रारंभ होता है। और अगर मैं कहूं कि डायरेक्ट या सीधा सीधा हिंदी का संबंध किससे है? अपभ्रंश से। तो हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। मैंने ये तथ्य बताया था आपको, हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। कैसे अपभ्रंश से हुआ है? तो हमने अपभ्रंश का 7 क्षेत्रीय विभाजन देखा था। अपभ्रंश कितने भागों में? 7 भागों में विभाजित हुआ था, और इन्हीं 7 भागों से आधुनिक भारतीय भाषा प्लस हिंदी का विकास हुआ है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि हिंदी की जननी भाषा कौन सी है, हिंदी की जननी भाषा कौन सी है, तो अब आपको लेना है क्या? संस्कृत।
क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है, तो आपको लेना है अपभ्रंश। अपभ्रंश 7 भागों में बढ़ता है, विभाजित होता है भौगोलिक आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, और उससे आधुनिक हिंदी और भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। लेकिन आपको यह क्वेश्चन पूछे कि हिंदी की जननी भाषा कौन सी है, तब आपको लेना है क्या, संस्कृत। तब आपको अपभ्रंश नहीं लेना है। अपभ्रंश से विकसित हुआ है, लेकिन जन्मी कहां से है, उत्पन्न कहां से हुई है, संस्कृत से। मैंने आपको बताया था वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बीच में छोटा सा खड़ी बोली, और फिर हिंदी, है ना। तो आदि जननी, और भारत की लगभग सभी जो उत्तर भारत की भाषाएं हैं, उन सभी की जननी भाषा संस्कृत को कहा जाता है। और इसीलिए संस्कृत को क्या कहा जाता है, मदर लैंग्वेज, है ना। मदर लैंग्वेज मतलब जननी भाषा कहा जाता है, मातृभाषा भी कह सकते हैं, सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो अगला फैक्ट हम देखते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत, हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी, 5 उपभाषा तथा, हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषा तथा 18 बोलियां। कितनी बोलियां, 18 बोलियां शामिल है। यह कई बार, यहां तक कि आप देखेंगे नेट की परीक्षा पे, जो हिंदी लेते चल लेकिन नेट क्वालिफाई करते हैं, वहां पर भी परीक्षा बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं। या यहाँ भी आपके जो है कि पीएससी और व्यापम की परीक्षा में पूछा गया है। अब ये उपभाषा क्या होगा, तो देखो भाषा का दायरा बहुत बड़ा होता है, ये मान के चलो भाषा का दायरा है, क्लियर है। अब उसी भाषा के अंतर्गत कम क्षेत्र में जो व्याप्त होगा उसको हम कहेंगे बोली, लेकिन बोली से थोड़ा सा ज्यादा जो व्याप्त होगा उसको हम कहेंगे उपभाषा। तो ये अगर भाषा का क्षेत्र हो गया जो सर्वाधिक व्यापक है, उसके अंतर्गत ये जो उससे कम क्षेत्र में फैला है, इसको हम कहेंगे उपभाषा। ठीक है, और इसी को एक और नाम दे दिया जाता है, क्या, विभाषा भी कहा जाता है इसी को, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और उपभाषा के अंतर्गत जो शामिल है उसको हम कहते हैं बोली। तो सबसे जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, प्रयोग की जाती है बोली, बोली आगे विकसित होकर, या बोली का जो और व्यापक क्षेत्र होता है उपभाषा, और उपभाषा ही जब और वैज्ञानिक रूप से, साहित्यिक रूप से प्रतिष्ठित हो जाती है, व्याकरण सम्मत हो जाता है, तब वही बन जाती है भाषा। तो सबसे ज्यादा विकसित अवस्था में भाषा, उससे कम विकसित उपभाषा, और उससे भी कम विकसित बोली। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषा है, 5। अब मैं आपको यहाँ पर नाम बता देता हूं, बहुत सरल है। कौन कौन सा, देखो एकदम 1 सेकंड में याद होगा ये। सबसे पहले आपको लेना है पूर्वी हिंदी, पहला उपभाषा किसकी, हिंदी की। दूसरा आपको लेना है पश्चिमी हिंदी। क्या लेना है, पश्चिमी हिंदी। ये भाषा का व्यापक रूप है ना, मतलब बोली और भाषा के बीच की अवस्था है, बोली से व्यापक रूप है, इसको आपको समझना है। तो सबसे पहले उपभाषा कौन सी है, पूर्वी हिंदी। दूसरा भाषा कौन सा है, पश्चिमी हिंदी। तीसरा उपभाषा आपको देखो, इसको याद कैसे करना है, याद करने का मैं टेक्निक बता दे रहा हूं, राजस्थानी। चौथा है आपका बिहारी, और लास्ट ले लेंगे अपन पहाड़ी। ये देखो, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, ऐसे 4 बार इसको रटेंगे, याद हो जाएगा। तो ये 5 उपभाषा है कहां पर, हिंदी के अंतर्गत, और 18 बोलियां हैं। तो ये बोलियों को डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है। कई बार जो क्वेश्चन आया वो उपभाषा को लेकर आया है, या कई बार केवल ये पूछा है कि कितनी उपभाषा है। तो आपको रखना है ध्यान, कितने का, 5। और उन 5 में कौन, पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। बस ये हो गया कंप्लीट। अगला फैक्ट हम देखते हैं हिंदी भाषा को लेकर, कि भारत में एक जनगणना हुआ था, किसको लेकर, कि भाषा को लेकर। तो लिखेंगे यहां पर जनगणना 2011 के अनुसार। किसके अनुसार, 2011 के अनुसार। अभी जनगणना मतलब 2011 के बाद तो जनगणना हुआ ही नहीं, कोरोना काल के चक्कर में भेंट चढ़ गया। अभी संभवतः ये जताई जा रही है कि 2026 या 27 में भी, 27 में जनगणना होने वाली है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने %, तो भारत में 43.63% लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं।
तो भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है जनगणना 2011 के अनुसार? तो 43.63%। मतलब मोटी मोटा मान लो अभी वो कितना हो गया होगा, लगभग अभी 50% हो गया होगा, नया जनगणना होगा तो 43.63% लोग भारत में बोलते हैं। तो ये तो भारत का हो गया। अब दूसरा हम देखेंगे वैश्विक स्तर पर हिंदी की क्या स्थिति है। तो वैश्विक स्तर पर हम देखेंगे, वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर चीन की जो भाषा होती है चीनी, उसको मंडारिन भी कहा जाता है। चीनी एवं अंग्रेजों की जो भाषा है, क्या अंग्रेजी के बाद, चीनी एवं अंग्रेजी के बाद हिंदी तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, बोली जाने वाली भाषा है। तो वैश्विक स्तर के हम देखो, भारत में 43.63% लोग, वैश्विक स्तर पर कितना? तो सबसे पहले चीनी, जो चीन की भाषा है, उसके बाद अंग्रेजी, अंग्रेजों की भाषा है, उसके बाद हमारी भाषा हिंदी, तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है कहाँ? वर्ल्ड वाइज, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर। तो इसको ध्यान रखना है, तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। क्लियर है? अब यहां देखेंगे वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं भाई? विश्व हिंदी दिवस। और ये विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे आप, 10 जनवरी। क्लियर है ना? कब मनाया जाता है ये? 10 जनवरी को। और ये सबसे पहले कब मनाया गया था, ये प्रारंभ कब हुआ, सबसे पहले कब मनाया गया, आपको कमेंट करना है। ठीक, मतलब पहला अंतरराष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस प्रथम कब मनाया गया था, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो हिंदी भाषा की ये फैक्ट है। हिंदी भाषा स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी शब्द फारसी भाषा से आया है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी से प्रारंभ होता है। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश 7 भाग में विभाजित हुआ था, उसी से वर्तमान हिंदी विकसित हुई है। हिंदी की अगर जननी भाषा की हम बात करें तो संस्कृत है। फिर हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषा और 18 बोलियां शामिल है। उपभाषा पूर्वी हिंदी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी है। जनगणना 11 के अनुसार 43.63% लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। वैश्विक स्तर पर हिंदी तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। तो ये हो गया हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण फैक्ट। अब हम देखेंगे कि हिंदी को लेकर संविधान में क्या क्या व्यवस्था है, भारतीय संविधान हिंदी को लेकर क्या कहता है। ठीक, चलो शुरू करते हैं। अब चलिए शुरू करेंगे हिंदी भाषा के संवैधानिक उपबंध को लेकर, कि संविधान में किस किस प्रकार की व्यवस्था हिंदी भाषा को लेकर की गई है। इसे हम क्या कहेंगे? संवैधानिक उपबंध। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं संवैधानिक उपबंध, है ना। याद कीजिए, भारतीय संविधान जब बनकर निर्माण हुआ, निर्मित हो चुका था विभिन्न प्रकार की बैठकों के पश्चात, तो वहां पर हिंदी को क्या किया गया था? संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया था। और जिस दिन हिंदी को संविधान में दर्जा दिया गया, भाषा के रूप में दर्जा दिया गया, अपनाया गया, स्वीकार किया गया, उसी दिन को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। और वो हिंदी दिवस कब है, वहां पर मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मैं इसमें बता सकूं। तो वो हिंदी दिवस बताइए कब है? तो 14 सितंबर। और ये कब है? 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी भाषा को अपनाया गया। किसके रूप में? राजभाषा के रूप में। मैं वो भी अभी लिख दूंगा, अपनाया गया। क्लियर है? और इसी कारण से इसी तिथि को हम क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस या केवल हिंदी दिवस हम मनाते हैं, है ना। 14 सितंबर हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं। क्लियर है ना? ठीक, अब यहां पर हम देखेंगे भारतीय संविधान हमारा कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। तो वहां पर अनेक प्रकार के आर्टिकल हिंदी भाषा के लिए लिखे गए हैं। और हम अगर टोटल देखें तो अनुच्छेद 343 से लेकर कहां 351 तक हिंदी भाषा को लेकर
विभिन्न उपबंध किए गए हैं या व्यवस्था किए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, किए गए हैं। कहां से कहां तक लेकर? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन, हिंदी भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया। ये बहुत बड़ी बात है ना। अब इसमें हम देखेंगे कि मुख्य मुख्य कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिसको हमें देखना चाहिए या हमारे दिमाग में होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 343 का, अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 343 ए हो जाएगा। अब 343 ए क्या कहता है? तो ये कहता है भारतीय संघ की राजभाषा, राजभाषा से तात्पर्य यहां पर है ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा को हम क्या कहेंगे? ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है जी, मतलब कामकाज की भाषा, जिस भाषा में हम अपना कार्य कर सकें उसको कहा गया है राजभाषा या उसको कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये राजभाषा से एक और तात्पर्य है, अब कहाँ का लिखा है देखो, भारतीय संघ की राजभाषा क्या? हिंदी होगी। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी, जो कि किसमें? तो जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज। और कौन कहता है? आर्टिकल 343 ए। और ये कहता है कि ऐसी हिंदी जो किसमें लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। ये पहला हो गया देखने लायक। दूसरा हम देखेंगे 348, 348, आर्टिकल 348 क्या कहता है? तो आर्टिकल 348 कहता है यहां पर उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में प्रयोग किए जाने वाले भाषा का वर्णन है। किसका वर्णन है? 3 वर्णन है। 348 क्या कहता है? तो 348 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में जो वाद विवाद होता है, जो निर्णय आता है, उसमें प्रयोग किए जाने वाले भाषा का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा का वर्णन होता है या कौन सी भाषा के में कामकाज होता है? अंग्रेजी में। तो यहाँ पर हिंदी का मेंशन है। तो अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा हिंदी को बनाना है तो सरकार को बाकायदा संसद में एक बिल पारित करना पड़ेगा और तब जाके हिंदी बनेगी, जो कि अभी तक नहीं हो पाई है। तो दूसरा आर्टिकल हमने देख लिया जो महत्वपूर्ण है, उसी की हम बात करेंगे। अगला हम देखेंगे 350। और 350 क्या कहता है कि यहाँ पर व्यवस्था है क्या? प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी जो एजुकेशन है, शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का वर्णन है या दिए जाने का उल्लेख है। जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राथमिक शिक्षा है, वो किसमें होना चाहिए? वो मदर टंग में होना चाहिए, मदर लैंग्वेज में होना चाहिए। इस बात का वर्णन कहा किया गया है 351 में। और एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल है 351। ये 351 का क्या कहता है? तो देश के हमारे जो सर्वोच्च पद में आसीन है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनके दिशा निर्देश में या उनकी अध्यक्षता में हिंदी के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया जाएगा, ऐसा 351 कहता है। तो इसको लिख देता हूं मैं, हिंदी के विकास के लिए समिति का गठन। और इस समिति के संरक्षक, ये समिति के अध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय को अधिकार दिया गया है हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करने के लिए। ठीक है, आप कई जगह सफर करते हैं तो देखे होंगे, डाक ऑफिस में देखे होंगे, रेलवे डिपार्टमेंट में देखे होंगे, है ना, कि हिंदी है भारत की बिंदी, है ना, हिंदी बोले जैसे कानों में मधुरस बोले, ऐसे शब्द लिखे रहते हैं। वो किसके लिए है? तो हिंदी भाषा का लोग अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें, इस बात के लिए। क्योंकि हिंदी अभी तक हम देखे हैं 2011 जनगणना के अनुसार कि भारत में केवल 43.63% लोग ही बोल पा रहे हैं या व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं। ये और बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये भारत देश है, हमारे देश की भाषा है, अपनी भाषा है, खुद की भाषा है। ठीक, अब यहाँ पर एक वाद विवाद या मैं कहूँ कि एक थोड़ा डिस्प्यूट का मामला रहता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है कि नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा है कि नहीं। तो देखो, अगर राष्ट्रभाषा को लेकर हम बात करें तो संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रभाषा शब्द का
वर्णन नहीं किया गया है। संविधान में जो वर्णन किया गया है वो किसका किया गया है? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। तो बहुत सारे मेरे मित्र भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदी तो राष्ट्रभाषा ही नहीं। तो देखो भैया, हर चीज संविधान में लिखा नहीं जा सकता। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वो भी नहीं लिखा है। ठीक है ना। तो हिंदी भाषा इतनी सक्षम है, इतनी परिपक्व है, इतनी कहना चाहिए कि मानक है कि इस भाषा में वो सारे गुण हैं जो किसी राष्ट्रभाषा में होना चाहिए। ठीक है। इस राष्ट्रभाषा में जो गुण होना चाहिए वो सारे गुण कहां पर है? हिंदी भाषा में है। वो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध सकती है। ठीक है। वो हमारी संस्कृति का वाहक है। एक दूसरे से हम केवल बात ही नहीं करते, अपने विचार आदान प्रदान करते हैं, संस्कृति के बारे में बात करते हैं, कल्चर के बारे में बात करते हैं। सभी क्वालिटी कहाँ पर है? हिंदी में। तो हिंदी राष्ट्रभाषा हो सकती है और है भी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जहां तक मैं मानता हूँ। ठीक। अब हम कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे कि जब संविधान, मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ तो वहां पर कितनी भाषाओं का वर्णन था और बाद में कितनी भाषा जुड़ी, इस पे हम थोड़ा सा देखेंगे, फिर ये वीडियो आज से कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं पूछूं कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनको भारतीय संविधान के कहां पर वर्णन किया गया है? तो एक आप देखेंगे भारतीय संविधान की कौन सी 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची जो है, 8th शेड्यूल जो है, यहां पर भारत की भाषाओं का वर्णन किया गया है। और इनकी टोटल संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में इनकी संख्या है 22। लेकिन जब जिस समय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय ये 22 भाषाएं थी क्या? नहीं, ये बाद में जुड़ी। तो मूल रूप से भारतीय संविधान में कितना? 14 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था, भाषाओं को जोड़ा गया था। जब हमारा संविधान लागू हुआ तब वहां पर 8th शेड्यूल में, 8वीं सूची में केवल और केवल 14 भारतीय भाषाएं थी। बाकी भारतीय भाषाओं को बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, जब लोगों ने मांग किया, लोगों ने डिमांड किया कि भाई हमारी भाषा को भी याद जोड़ो। ठीक है। तो ये अभी वर्तमान में कितना हो गया? 22। अब इसमें पहला भाषा को लेकर पहला संविधान संशोधन कब हुआ उसको हम देखेंगे। 3 फैक्ट हैं, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो भाषा को लेकर पहला संविधान संशोधन होता है 21वां ये संविधान और ये संशोधन है ना, इसको शॉर्टकट में पढ़ेंगे अपन। 21वां संविधान संशोधन। अब ये होता कब है? 1967। और 1967 में एक भाषा को जोड़ा गया। अब वो भाषा कौन सा था? तो ध्यान रखेंगे, सिंधी। ठीक है। तो अब हमारी 14 मूल रूप से थी, तो अब हमारी भाषाएं कितनी हो गई? सिंधी को जोड़ करके 15। और 15 मतलब सिंधी जोड़ा कब गया? 21वां संविधान संशोधन। अब इसमें एक और जोड़ दो, 71वां संविधान संशोधन, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और 71वां संविधान संशोधन जो हुआ वो कब हुआ? 1992। अब यहां पर आप ध्यान रखेंगे, एक फार्मूला है जिसको मैं आपको बता दे रहा हूं, आप नहीं बोलेंगे, नमक। यहां पर 3 भारतीय भाषाओं को जोड़ा गया था। अब ये कौन कौन से 3 भारतीय भाषाएं थी? तो इस नमक को मैं ऐसे लिख दूंगा, यहां पर ये ज्यादा सही है। नमक आपको ध्यान रखना है। तो न से हो जाएगा नेपाली, सिक्किम क्षेत्र में बोला जाता है। म से हो जाएगा मणिपुरी, मणिपुर के क्षेत्र में। और क से हो जाएगा कोंकणी, गोवा के क्षेत्र में। ठीक है। तो 71वां संविधान संशोधन में 3 भारतीय भाषाएं जुड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसका जो फार्मूला है वो क्या है? नमक। अब आ जाते हैं एक और संविधान संशोधन। अब ये होता है 92वां संविधान संशोधन। अब ये आपका कब हुआ था? 2003 में। अब यहां पर भी एक फॉर्मूला है, इसको हम कहते हैं BDMS। अब ये BDMS क्या है? तो B से हो जाएगा बोडो, D से हो जाएगा डोंगरी, M से हो जाएगा मैथिली और S से हो जाएगा संथाली। तो यहां पर 92वां संविधान संशोधन में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? 4 भाषा को। कौन कौन से था? BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 71वां में कौन कौन से जुड़ा? नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 21वां में किसे जोड़ा गया? तो एक ही भाषा, सिंधी को जोड़ा गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि मूल रूप से जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय केवल 14 भारतीय भाषाएं थी और बाद में फिर 15, 18 और 4 कितनी हो गई? टोटल वर्तमान में 22। इन 22 भाषाओं का मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। तो ये था भारतीय भाषा को लेकर संविधान
संवैधानिक उपबंध। ठीक, नमस्कार, आज के लिए इतना ही।